वो इंसान जिसके नाम पे दुनिया में नोबेल प्राइज दिया जाता है। इतने सारे लोगों में तुम वो हो जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और नोबेल कौन थे? जिन्होंने दुनिया को डायनामाइट दिया, जिसका इस्तेमाल करके दुनिया में सो कॉल्ड खूनी व्यापार होने लगा। इसी को कहा गया डायनामाइट। ये उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने दिया दुनिया को, एक कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन का मेथड दिया। इसी वजह से दुनिया उनको मौत का सौदागर कहती थी, मतलब कि जिन्होंने मौत बेच के पैसा कमाया, वो इंसान जिसने अपनी 94% संपत्ति दुनिया को दान दे दी। लोगों को लगा कि अल्फ्रेड नोबेल के गुजर गए हैं, तो न्यूज़पेपर में अगले दिन इश्तिहार छपता है कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। जब तक मुझसे मतलब है दुनिया को, तब तक ही मुझे पूछा जा रहा है। दुनिया पे, जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। ये कि दुनिया नोबेल साहब को याद रखती है नोबेल पीस प्राइज से, एक ऐसा नाम से जो दुनिया में हर लोग अचीव करना चाहते हैं। तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ किस्सों की, कुछ साइंस की, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की। और इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि हमारी हंसी मजाक बंद नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि आज सेटअप थोड़ा अलग है, इसलिए कि आज कैफे बंद था, मगर हमारे हंसी मजाक, किस्से, कहानियां बंद नहीं हो सकते। तो आज हम अपने घर से शूट कर रहे हैं। आज की वीडियो होने वाली है अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, वो इंसान जिसके नाम पे दुनिया में नोबेल प्राइज दिया जाता है, वो इंसान जिसने अपनी 94% संपत्ति दुनिया को दान दे दी, वो इंसान जो बदल गया जब एक फ्रेंच के न्यूज़पेपर में लिखा आया था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। वो इंसान जिसने दुनिया को डायनामाइट दिया, जिसके बाद में दुनिया ने उसका इस्तेमाल करके वेपन बना दिए। वो इंसान जो उसको दे रहा था ताकि दुनिया में कंस्ट्रक्शन हो, मगर इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन में होने लगा। वो इंसान जो अपनी ताउम्र जाना जाने लगा मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से, मगर जब मरा, जब गुजरा इस दुनिया से, तो आज इस दुनिया में उसके नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा पीस प्राइज दिया जाता है। वो ये वीडियो उसी के बारे में है। ये वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। देखिए, बात यह है कि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मर्चेंट ऑफ डेथ। जी हाँ, जितना बड़ा टाइटल है उतने ही बड़े आदमी थे, मगर उनकी शुरुआत इतनी बड़ी नहीं थी। तो अल्फ्रेड नोबेल, हालांकि काफी लोग नोबेल बोलते हैं, इट्स नोबेल, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। और मेरा ये मानना है कि भाषा पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि अगर भाषा साफ होगी तो आप लोगों तक अपनी बात अच्छे से पहुंचा पाओगे। खैर, सो अल्फ्रेड नोबेल वाज बोर्न इन स्टॉकहोम, स्वीडन। योर सजेशन हर्ट मी हियर। नहीं, वो सजेशन मैं उनको बहुत देता हूँ, वो तो देते नहीं है। खैर, वैसे सुफियान की एक्चुअली जबान बहुत साफ है। आप लोगों को तो पता ही होगा, मतलब माशाल्लाह, सच में बहुत अच्छी है। आपने एक्चुअली क्या है, लोगों ने तुम्हें स्टेज पर नहीं देखा ना, अभी देखेंगे। 30 तारीख को, 30 अगस्त पुणे में जो भी है उनके लिए मैं एक नाटक ला रहा हूँ, वहाँ पे मैं परफॉर्म करूंगा। अभी साइंस सुनाता हूँ, वहाँ पे शायरिया सुनाऊंगा। डॉक्टर साहब, यस, अल्फ्रेड नोबेल। तो उनकी शुरुआत इतनी बड़ी नहीं थी। तो अल्फ्रेड नोबेल, लाइक मेनी अदर साइंटिस्ट, उनके पिताजी भी एक इंजीनियर थे। उनके पिताजी इनफैक्ट काफी अच्छे इंजीनियर थे। मगर हम बात कर रहे हैं 1800s की। आज के जैसे नहीं कि इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, अगर उनकी इंजीनियरिंग में बात नहीं बनती तो एमबीए भी कर लेते हैं। तब वैसा ऑप्शन नहीं था, अगर आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर हो। तो शुरुआत में उनके करियर में उनकी दाल कहीं कुछ गल नहीं रही थी। इस चक्कर में क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अल्फ्रेड नोबेल की लाइफ में बहुत ज्यादा थी नहीं। फैमिलीज को शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखना पड़ा था। इतना स्ट्रगल देखना पड़ा था कि उनके पिताजी ने फिर डिसाइड किया कि यार, यहाँ तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, चलो रशिया चलते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मूव था। मतलब आज के भी जमाने में जब लोग कॉलेज के लिए घर छोड़कर जाते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। उस जमाने में पूरी की पूरी कंट्री ही बदल लेना काफी बड़ा कल्चर शॉक था फैमिली के लिए। बिल्कुल। मगर हार ना मानने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह डॉक्टर साहब, शायरी। तो बिल्कुल कोशिश कर करके एक मतलब रोज एक पत्थर, मतलब क्या बोलते हैं, नो स्टोन अनटर्न। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न एंड इवेंचुअली वो रशियन मिलिट्री के लिए वेपन्स में काम करने लगे थे। अच्छा। और इसके रहते उनकी किस्मत का ताला कुछ इस तरह खुला कि सडनली फ्रॉम ऑलमोस्ट लोअर मिडिल क्लास, लगभग पॉवर्टी से वो लोग हाई क्लास लोग बन गए। अरे वाह। अल्फ्रेड नोबेल उस जमाने में प्राइवेटली एजुकेटेड बच्चा था। मतलब प्राइवेट स्कूल में गए, इधर उधर गया, घर आके ट्यूटर करते थे उन्हें। वाह, हम तो स्कूल जाते थे तब ट्यूटर नहीं करते थे, मैं टीचर। कोई बात नहीं। यस। खैर, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अरे भाई, एक बार ना 11th क्लास की बात बता रहा हूँ मैं। 11th क्लास में क्या हुआ, हम साइंस लिया और आके टीचर पहले क्लास में पढ़ा दिया। बच्चा क्लास शॉक
कि यार स्कूल में पढ़ाई होती है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे स्कूल में उस समय मंगल पांडे कहते थे, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय नाम है उस जगह का। बहुत मतलब मुझे तो सब कुछ वहीं से मिला है। कमाल सिस्टम था हमारा यार। एनीवे, यस। एनीवेज, तो क्योंकि उनकी प्राइवेट एजुकेशन थी तो उनके पिताजी के देख रेख में उनकी पढ़ाई होती थी। तो उनके पिताजी कहने वाला था मैं, मारते रहते ना पिताजी। एक्चुअली वही था। हाँ। तो उनके पिताजी ने नोटिस किया कि अल्फ्रेड का इंक्लिनेशन और इंट्यूशन केमिस्ट्री को लेकर बहुत स्ट्रांग था। तो उन्होंने देखा कि यार देखो, तुम मेरे बेटे हो, तुम एक काम करो, मुझे बहुत मेहनत लगी अपनी लाइफ में, मैं आज जहाँ हूँ, तुम जहाँ हो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो यहाँ पर। अगर तुम्हें सचमुच में केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस में दिलचस्पी है तो ऐसी जगह जाओ जो इस दुनिया में एजुकेशन का क्या है, हब एपी सेंटर है। बोल एपी सेंटर। एपी सेंटर बोल दूंगा। मुझे एक जोक याद आ गया है, थोड़ा एक मीम चलता है कि अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो कल सुबह 9:30 बजे यहाँ पहुंच जाना। तो इसलिए शायद उन्होंने बोला कि फ्रेंड चलो वहां पे जाके तुम अपनी किस्मत बदल लो। यस। शायद से उनकी ट्रेन 9:30 बजे। अच्छा, खैर, तो वो पहुंच गए पेरिस, फ्रांस। हाँ। और पेरिस, फ्रांस में एक बहुत ही अच्छे टीचर के अंडर उन्होंने अपनी ट्यूटरिंग शुरू की, जिनका नाम था थियोफिल जूल पलूज। मैं भी वही बोल रहा हूँ। हाँ, यस इंडीड, व्हाटएवर आई से ही सेड एज वेल। एक बार बोलते नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली जो थियोफिल जूल पलूज थे, वो काम कर रहे थे नाइट्रोसेल्यूलोज पर। अच्छा। नाइट्रोसेल्यूलोज को गन कॉटन कहा जाता है, क्योंकि नाइट्रोसेल्यूलोज का यूज करके काफी सारे एक्सप्लोजिव्स बनते हैं। और उनके साथ ही साथ एक आदमी काम कर रहा था जिसका नाम था, एक बार मैंने लिख लिया, एस्कानियो सोब्रेरो। Yes. Escanio Sobrero. सारेगामापा. Yes, yes. Escanio Sobrero is actually the inventor of nitroglycerin. उन्होंने देखा, तो थियोफिल ने देखा कि यार अल्फ्रेड नोबेल का ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी इंटरेस्ट भी उन्हें इन एक्सप्लोजिव्स में। और उस समय एक्सप्लोजिव्स का, जैसे आप कह रहे थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता था। क्योंकि अगर हमें पहाड़ चीरने हैं, क्योंकि चीरने क्यों है, अगर पहाड़ को हमें, मेन बात यह है कि अगर हम पहाड़ तोड़ेंगे, चीजें बनाएंगे, तो हम रास्ते निकाल सकते हैं, टनल्स निकाल सकते हैं, ताकि गाड़ियां बन सके, पटरियां डाल सकेंगे और ट्रेन जा सकती है। और ये एक कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री है जो एक्चुअली लोग भूल गए कि आप इमेजिन कीजिए कि आज आप जो भी घाट के थ्रू गुजरते हैं, किसी भी माउंटेनियस टनल के अंडर से जाते हैं, वो एक जमाने में सिर्फ पहाड़ था और कई जगह तो रेंज था माउंटेन। तो लोगों ने इसको सोचा कि यार अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, इसे चीर के बनाना होगा। आज उतनी बड़ी बात नहीं है, मगर हम बात कर रहे हैं लगभग 150 साल पहले। जैसे बिहार में, इससे मुझे याद आया, जैसे बिहार में एक मांझी साहब थे जिनकी दशरथ मांझी, हाँ, क्या मूवी बहुत अच्छी है। उन्होंने भी क्या दिखाया कि वो पहाड़ की वजह से लोग, उनकी बीवी गुजर गई थी ना, क्योंकि अगर हमें आगे सुविधा बनानी है, हमें कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन चाहिए ताकि हम दुनिया का कंस्ट्रक्शन कर सके। यस, बहुत जरूरत थी उस समय, इसलिए एक्सप्लोजिव पे काम, इसलिए एक्सप्लोजिव्स पे काम हो रहा था। और जो एस्कानियो सोब्रेरो थे, उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन, जो उस टाइम पे एकदम टॉप का एक्सप्लोजिव माना जाता था, उसके इन्वेंटर थे। तो थियोफिल ने कहा कि भाई अल्फ्रेड, तुम इनके अंडर काम करो, है ना, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा तुम्हें। तो वो उनके अंडर काम करने लग गया और इवेंचुअली, जैसे कई बार होता है, स्टूडेंट अपने टीचर से आगे निकल गया और उन्होंने डायनामाइट दिया इस दुनिया को। तो खैर, नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, डायनामाइट क्या है, एक्सपर्ट्स आप ही बताइए। सो सुफियान, म्यूजिक। आज तो खैर एक्सपर्ट केमिस्ट्री की बात चले तो हमारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हमारे साथ ही हैं, उस पे और गहरी चिंतन वही करेंगे। मैं आपको बस इतना बताता हूँ कि हो क्या रहा था। नाइट्रोग्लिसरीन के साथ दिक्कत क्या है। सबसे पहली बात, हाईली एक्सप्लोजिव लिक्विड है वो, उसके अंदर 3 NO2 बॉन्ड्स होते हैं। अब वो कैसे बॉन्ड्स हैं, मैं केमिस्ट्री में ना जाके मैं आपको सिंपल फिजिक्स के टर्म्स में समझाता हूँ क्यों स्टेबल नहीं है। एक मान लीजिए आपने स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हल्का सा भी मैं उसको हिलाऊंगा तुरंत भाग जाएगा वो। मतलब कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है वो, इतना अनस्टेबल है कि मान लीजिए बहुत डेथ्स होती थी उस समय नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से। कैसे कि वो, अगर आप किसी चीज में उसको ले जा रहे हैं, मान लीजिए आपने ट्रक में भरा और आप उसको ले जा रहे हैं, हल्का सा भी गड्ढा आया, हल्का सा भी गाड़ी हिली मान लीजिए, तो उससे क्या होगा, उतना ही जर्क काफी है उसको ब्लास्ट देने के लिए। इतना ज्यादा वो अनस्टेबल था। इनफैक्ट हुआ इसी बात पे क्या कि अल्फ्रेड नोबेल के जो भाई थे, मैंने नाम लिखा था उनका, यंगर ब्रदर, मतलब कि इनके छोटे भाई थे, एमिल ऑस्कर नोबेल साहब, उनकी मृत्यु भी इसी वजह से हो गई थी। तो उस वक्त उन्होंने सोचा यार इसका कुछ तो करना पड़ेगा।
ये बात तय है कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, ये बात तय है कि हमें इंसानी सो कॉल्ड माइंड को डेवलपमेंट करनी है, चीजें बनानी है, और दुनिया से हमें कनेक्ट करना मॉडर्न है, सोसाइटी को खड़ा करना है, तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी, हमें रास्ते चीर के निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हमें मतलब हमें डायनामाइट मतलब हमें क्या नाम है वो चाहिए था, मतलब कि ब्लास्ट चाहिए था कि हम तोड़ सके पहाड़ों को, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन वो चीज नहीं कर पा रहा था, बहुत अनस्टेबल था, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, तुम कंस्ट्रक्शन क्या करोगे। तब एक सिंपल मैं आपको फॉर्म बताता हूँ, क्या करो, वो लिक्विड था, हमने जाना, अगर मैं इस लिक्विड को स्पॉन्ज में सोख लूं, दिक्कत क्या आ रही है पहले कि हल्के झटके से क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं स्पॉन्ज में सोख लिया उसको, अब वो हल्के से झटके में ब्लास्ट नहीं करेगा। उस स्पॉन्ज का नाम जो दिया गया, उस स्पॉन्ज का नाम दिया गया, जो मटेरियल होता है वो डॉक्टर साहब सॉरी कीसेलगुर यस सारे नॉट दामिउनगुर अरे भाई यार ये मीम याद दिला दिया। तो उन्होंने क्या, वो मटेरियल क्या करता है, वो नाइट्रोग्लिसरीन को सोख लेता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या, अचीवमेंट क्या है, वो मटेरियल जो नाइट्रोग्लिसरीन को सोख रहा है उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है क्या नाम है एक्सप्लोजिव की, वो नाइट्रोग्लिसरीन के अंदर है। अगर मैंने उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल मिलाया जो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो नाइट्रोग्लिसरीन अपनी एग्जिस्टेंस छोड़ देगा, यस, तो उसका फिर इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये क्या करता है, ये जो मटेरियल है वो कैसे काम करता है, एक चौक की तरह है। चौक में आप देखना पोर्स होते हैं, अगर आप चौक को पानी में रखेंगे तो उस पानी को वो पोर्स सोख लेंगे, तो ऐसे ही वो उसको सोख लेता है। अब इससे क्या होगा, एक हल्का सा भी ऐसा, पहले क्या होता है हल्का सा जर्क चाहिए था ब्लास्ट होने के लिए, अब वो उसके अंदर जकड़ा हुआ है, तो अब हल्के जर्क में ब्लास्ट नहीं करेगा। यही अचीवमेंट है, इसी को कहा गया डायनामाइट। ये उन्होंने अल्फ्रेड नोबल ने दिया दुनिया को, एक कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन का मेथड दिया। अब आप ब्लास्ट को कंट्रोल कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं डायनामाइट। अब डायनामाइट कैसे काम कर रहा है, सिंपल सा वे है। डायनामाइट, अब मैं आपको बता दें कि अब झटके, हल्के झटके से तो होगा नहीं, हमें एक शॉक वेव देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल फिर समझते हैं, स्पॉन्ज को लेते हैं, स्पॉन्ज में पानी सूखा हुआ था, अब उसको मैं ऐसे करूंगा, निचोड़ूंगा या झटका दूंगा तो पानी निकल के गिर जाएगा। मतलब कि अगर मैं डायनामाइट जो मैंने बनाया है उसके अंदर क्या होता है, उस मटेरियल पे जिसने नाइट्रोग्लिसरीन को सोख रखा है, उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक हल्का सा डेटोनेशन लगाता हूँ, सो कॉल्ड। मैंने उसका स्विच दबाया, वो हल्का सा ब्लास्ट हुआ ऊपर, उसके ब्लास्ट होने से क्या होगा, शॉक वेव पूरे मटेरियल में जाएगी, शॉक वेव गई, नाइट्रोग्लिसरीन बाहर आएगा, सो कॉल्ड मान लीजिए प्रॉपर्टीज, फिर वो उसको वो थोड़ा वो मिल हाँ, जाएगा, बम। तो ये है डायनामाइट का, वही रहता है क्या जो मूवी में ऐसा करते हैं? पता नहीं है, मैं टीएनटी भी कहते हैं उसको, जो भी है, अंकित साहब बताएंगे, वैसे ही होता है अंकित साहब, ये यही होगा, एनीवेज जो भी है। हाँ। तो बात ये इसी वे में काम करता है डायनामाइट, और ये अल्फ्रेड नोबल की अचीवमेंट थी। अचीवमेंट ये हुई कि उन्होंने ऐसा कंट्रोल मेथड दे दिया। अब देखिए, नोबल साहब ने दुनिया को कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन का मेथड दिया, इसका मतलब मैं अपने हिसाब से उसको फोड़ सकता हूं। अब दुनिया का इतिहास जंगों से भरा हुआ है। अब तो दुनिया में शायद जैसे जिसको हम वेपन ऑफ पीस कहते हैं, हाइड्रोजन बम है, नाइट्रो वो एटॉमिक बम है, उनके वजह से लोग डरते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि उसके वजह से लोग डरते हैं कि क्या नाम है, हम हमला नहीं कर सकते दूसरे पे, वरना बहुत मासिव डिस्ट्रक्शन होगा। मतलब डिटरेंस कहते हैं, हाँ, वेपन ऑफ डिटरेंस। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास है तो कोई हमारे ऊपर वो बिल्कुल फोड़ेगा, क्योंकि हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय नहीं था, उस समय ये था भैया, बारूद आपके हाथ में आ चुका है, ऐसा बारूद जिसको आप जब चाहोगे तब फूटेगा, तो उसका इस्तेमाल किया जाने लगा वॉर्स में। अल्फ्रेड नोबल लिखित टर्म्स में कभी भी वॉर्स के सपोर्ट में नहीं आए थे, मगर डॉक्टर साहब वो वॉर्स के अगेंस्ट भी नहीं दिखे। उनकी कंपनीज ने, उनकी फैक्ट्रीज ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया डायनामाइट बेच के मिलिट्रीज को, जिसकी वजह से एक जमाने में वो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से नाम शुमार हो गया था उनका। अल्फ्रेड नोबल ने वो करा, इसी वजह से दुनिया उनको मौत का सौदागर कहती थी, मतलब कि जिन्होंने मौत बेच के पैसा कमाया। और वही हुआ जब एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में गलती से, उनके एक बड़े भाई थे लुडविग नोबल, तो उनकी डेथ हो गई थी किसी रीजन की वजह से, तो लोगों को लगा कि अल्फ्रेड नोबल के गुजर गए हैं, तो न्यूज़पेपर में अगले दिन इश्तिहार छपता है कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। वो न्यूज़पेपर आप सोचिए, उसने हाथ में पकड़ा है और देख रहा है कि लोग उसको गुजरने के बाद, उसको याद करेगी कि वो उसने लोगों को खून बेचकर पैसा कमाया। मानिए वो उसको बदल गया, वो साइकोलॉजी उसको हिट करे कि नहीं, मुझे अपने आप को याद ऐसे तो नहीं रखवाना दुनिया को। और तब जाके उनके अंदर सो कॉल्ड जो पूरा का पूरा चेंज आ गया। उन्होंने कहा कि अब अपना नाम हम इस वे में तो नहीं याद रखना चाहिए। और आज देखिए,
आज आयरनी ये है कि दुनिया नोबेल साहब को याद रखती है नोबेल पीस प्राइज से, एक ऐसा नाम से जो दुनिया में हर लोग अचीव करना चाहते हैं, कि ऐसा स्टेटस से कि जिसको जो इंसान अचीव कर लेगा तो वो सो कॉल्ड हमारी रेस में एक अलग दिखेगा। कि इतने सारे लोगों में तुम वो हो जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और नोबेल कौन थे? जिन्होंने दुनिया को डायनामाइट दिया, जिसका इस्तेमाल करके दुनिया में सो कॉल्ड खूनी व्यापार होने लगे। यस, ये देखिए ऐसा नहीं है कि अल्फ्रेड नोबेल मतलब कोई खराब इंसान Obviously नहीं थे, या प्रो और हाँ, थे। हाँ। मगर वो जमाना अलग था। बिल्कुल वो था। जमाने में क्या जंग बहुत कॉमन थी, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। लेकिन जब उन्होंने वो आर्टिकल देखा तो उन्हें काफी गिल्टी फील हुआ। उन्हें लगा कि यार देखो, मैंने तो इसे एज अ वेपन बनाया नहीं, मैं तो चाहता था कि भाई इससे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो, कहीं हम माइन में ब्लास्ट करके शायद सोना निकाल पाए या कुछ और निकाल पाए। मगर अब कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल जंगों में किया, तो इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, मैं आपको वहां से रिलेट करता हूँ। आइंस्टाइन दो उन्होंने लेटर लिख दिया था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को कि चलो ठीक है आप एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हो, लेकिन आइंस्टाइन कभी भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में नहीं गए। इनफैक्ट एक मूवी में भी ओपनहाइमर में आपने देखा होगा, जिसके अंदर आइंस्टाइन को ओपनहाइमर साहब आके बताते हैं कि याद है मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी कि शायद हम दुनिया में आग लगा सकते हैं, हमने लगा दी। और आइंस्टाइन बहुत इससे वो थे कि मुझे नहीं जाना था इसमें। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं नोबेल के अगेंस्ट नहीं हूँ, ऑब्वियसली कमाल आदमी, उन्होंने दुनिया को डायनामाइट दिया जिसके वजह से ये सब चीजें हुआ, मगर वैसे निकल के नहीं आए वो सामने कि यार मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अगर दुनिया डायनामाइट का इस्तेमाल करके बम फोड़ रही है, लोगों को मार रही है, तो क्यों नहीं उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बंद कर दी? ये मेरा वो है, कोई बात नहीं। वो तो ट्रैफिक भी नहीं है यार, ट्रैफिक भी नहीं, क्या पे वो थोड़ा होता है। मगर यार एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, सूफी ट्रैम्प हियर करके एक चैनल है। अच्छा। उसमें वो लोग एटम बम के बारे में उन्होंने 4 वीडियोस बनाई थी। यस आई नो। तो उसमें वो बता रहे थे कि एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब एक है बतौर डॉक्टर है कोई उसमें, वो बता रहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक्चुअली कंसिडर किया गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए। यस मगर क्योंकि उनका बैकग्राउंड जर्मन था, तो ऐसा लोगों को शक हो रहा था कि वो इंक्लाइन हो जाएंगे कि वो शायद इंफॉर्मेशन भेज दे। कभी देख रहा हूँ वीडियो। हाँ ठीक है। बात ये भी है कि इतिहास जो हो चुका है हमें तो पता नहीं। हमारी बाय द वे नई रील इस पे भी आने वाली है कि ये सच क्या है झूठ क्या है हम कैसे जानेंगे। हमें बुद्धि दी गई है, उसके अंदर मैंने वीडियो बनाई थी। ले दे के हमारे पास एक नजर ही तो है, क्यों देखें हम दुनिया को किसी और की नजर से। एग्जैक्टली मैं आपके साथ इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मैं मानता हूं, मेरी व्यूज ये थे कि वो खुल के सामने नहीं आए, मगर उनको नेगलेक्ट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर इंसान इस वे में बदल गया कि वो दुनिया के अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने लगा और आज उनकी संपत्ति पे ही एक ऐसा प्राइज आया जो दुनिया जीतना चाहती है, तो कमाल इंसान होगा। एंड इनफैक्ट मतलब नोबेल का ये कॉन्सेप्ट काफी नोबल था। हाँ वाह, देखा इंग्लिश अच्छी हो तो लोग तुम वर्ड से खेल सकते हो। I play with a word. Anyways, तो उनका सोचना ये था कि यार देखो दुनिया में हर चीज के लिए प्राइज है ना। मिलिट्री में अगर आपने बहुत ज्यादा जंग में अच्छा किया हो तो आपको मेडल मिलता है ना, सरकार देती है, मिलिट्री देती है। मगर सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देने के लिए ऐसा कोई भी प्राइज नहीं था। मैथ के लिए भी उस समय प्राइज आ चुका था, फील्ड मेडल करके था, उनसे पहले था। तो ये तो हो गई बातें थोड़ी इतिहास की। अब थोड़ी बात करते हैं केमिस्ट्री की। हमारे साथ हमारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट बैठे हैं, उनको बुलाया जाए। कहाँ बैठे हैं? अरे सामने ही बैठे हैं। म्यूजिक अरे हमने बुलाया और अंकित साहब चले आए टेलीपोर्ट होकर के। टेलीपोर्ट नहीं हुए के साथ मैजिक नहीं टेलीपोर्ट वेलीपोर्ट नहीं हुए। हमने एडिटर रख लिया आप लोगों की मेहरबानी की वजह से, तो एडिटर साहब ने ये वीडियो यहाँ पे मर्ज कर दी। अंकित साहब डायरेक्टली पॉइंट पे आते, हमारे साथ व्योम साहब की तरह बहस मत करना, ठीक है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा मुद्दा ये है, हर तरफ नाइट्रोजन दिख रहा है यार हमें, ठीक है। हम देखते हैं कि एयर बैग में भी शायद नाइट्रोजन होता है। टायरों में जाएंगे आप, हाँ वहां पर टायरों में जाएंगे अगर भरवाने के, देखते हैं कि नाइट्रोजन से भर लो, अच्छा रहता है। हमने यहाँ देखा नाइट्रोग्लिसरीन, इसके अंदर भी NO2 के 3 बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन जो खेल चल रहा है, नाइट्रोजन एक्सप्लोसिव में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, थोड़ी कहानियां बताइए, हम थोड़ी और बात करेंगे। यस, बात हो रही है यहाँ पे नाइट्रोग्लाइसरीन की। ग्लाइसरीन आप लोग को शायद पता होगा, जो भी साइंस से रिलेटेड है, कि सोप जो होता है ना, साबुन, पीएच का आपने देखा होगा उसको। मैंने पेयर से देखा, हमने मिट्टी से नहाया है भाई अपना। मिट्टी से नहीं, चंदन से नहाया है। अच्छा, चंदन से। चलो ओके। तो ग्लाइसरीन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट करता है सोप को, उसमें काम आता है। ओ हाँ, है ना?
अब उसमें 3 जो हाइड्रोजन है जो OH से है उसको हटा दो, अगर NO2 जोड़ दो तो वही बन जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। अरे वाह, हाँ, तो हमारा साबुन काइंड ऑफ वो ही है जो नहीं साबुन से हटा दो, हाँ, मतलब एक्सप्लोसिव है उसको। ऑब्वियसली बाय द वे मेरी आवाज आ रही है ये नहीं पता नहीं, हाँ मगर होपफुली आ रही हो। हाँ जिन लोगों ने फाइट क्लब देखी है हाँ वो लोग एक क्लिनिक से जाकर सोप बनाते हैं और उसी का फिर इवेंचुअली एक्सप्लोजिव यूज करते हैं वो लोग। वाह वाह वाह। अभी बोला ना कि नाइट्रोग्लिसरीन का यूज होता है भाई, वो पता चला गए नहाने जल के आए अंदर से। जो भी है यार, तो ये नाइट्रोजन खेल क्या है इनके साथ? हाँ, नाइट्रोग्लाइसरीन जो अभी तुम बोल रहे थे ना उसमें कि स्प्रिंग की तरह वर्क करता हाँ। है, तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। हाँ। अब क्यों अनस्टेबल है ये जान लेते हैं कि नाइट्रोजन जहां भी रिलीज होता है रिएक्शन में N2 के फॉर्म में, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, उसको तोड़ने में भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो जब बनता है तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसको तो हम सिंपल सी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में समझ लेते हैं। 3 बॉन्ड हमने बनाया है मान के चलिए, तो वो हाईली स्टेबल एलिमेंट अगर बन रहा है तो ध्यान रखिए जितनी ज्यादा किसी एलिमेंट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, नेगेटिव में होगी, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होता है। इसलिए एनर्जी निकलती भी बहुत है और तोड़ने के लिए लगती भी बहुत है। यस, अब चूंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत लोअर एनर्जी चाहिए होता है हाईली एक्सोथर्मिक के लिए, इसीलिए वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, कि हल्का सा भी एनर्जी दो तुरंत वो रिएक्ट ये नाइट्रोग्लिसरीन वाला, नाइट्रोग्लिसरीन ब्रेक हो जाएगा, है ना, और हीट एनर्जी निकलती है उससे। अब इसमें क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन जो पॉइंट है यहाँ पे, अब 2 मॉलिक्यूल है, समझो कि थोड़ा सा भी अगर दोनों मॉलिक्यूल में फ्रिक्शन हुआ तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वही बिल्कुल बिल्कुल। इसी के लिए जो स्पॉन्ज बोल रहे थे ना, कीजेल, ये सिर्फ हमारे डॉक्टर साहब बोल सकते हैं, कीजलगर। यस, तो कीजलगर का काम क्या था कि वो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अच्छा, है ना। तो उसमें हेक्सागोनल कुम लाइक स्ट्रक्चर होता है, हनीकॉम देखो, हाँ, है ना, वैसा स्ट्रक्चर होता है उसपे, और बहुत छोटे छोटे नैनो साइज के पोर्स होते हैं। तो उसका काम क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल को सेपरेट कर दो बस। अच्छा, नाइट्रोग्लाइसरीन के हर मॉलिक्यूल के बीच में एक पर्दा लगा दो कि एक दूसरे से फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण रिएक्शन नहीं हो पाता है। बस। अब अगर रिएक्शन कराना है तो करेंगे क्या, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हाई प्रेशर देना पड़ेगा। हाई प्रेशर देने से होता क्या है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो हनीकॉम स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, जैसे ही ब्रेक होगा दोनों मॉलिक्यूल फिर से एक दूसरे से टकराएंगे, रिएक्शन हो जाएगा स्टार्ट। तो ये हनीकॉम, बाय द वे मैं आपको टोक रहा हूँ, हनीकॉम के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि हनीकॉम, हनीज को क्या मतलब बीज को कैसे पता चलता है कि यार वो स्ट्रक्चर जो है 6 साइड जो है वो इतनी स्टेबल कैसे है। अच्छा। उसके ऊपर पूरी एक 12 पन्ने का प्रूफ है कि सबसे अच्छा स्ट्रक्चर जो है दुनिया में स्टेबलाइज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, वो हनीकॉम स्ट्रक्चर। तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और रील भी बनाऊंगा और ये भी बनाऊंगा। यस अंकित, तो ये था यहाँ पे। अब देखोगे कि नाइट्रोजन का रोल क्यों आता है जहां भी एक्सप्लोसिव वगैरह करने होते हैं। आप एयर बैग भी देखोगे तो उसमें सोडियम एजाइड का नाम आता है कि वो यूज करते हैं, है ना। NaN3 होता है फॉर्मूला उसका, सोडियम एजाइड का। सॉलिड फॉर्म में उसको रख दो, वो जैसे ही चेक करता है, गाड़ियों में सेंसर लगी होती है कि बहुत ही ज्यादा रिटार्डेशन हुआ अचानक से एकदम, तो वो सेंसर क्या बोलता है कि ठीक है इसको थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई कर दो और वो ब्रेक हो जाएगा। फिर वहां पे N2 बनता है, N2 गैस के फॉर्म में आता है, वो एयर बैग फुल जाएगा आपका। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि नाइट्रोजन ही बार बार क्यों यूज करते हैं। हाँ, मेरा सवाल भी है, हाइड्रोजन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, तो नाइट्रोजन क्यों यूज करते हैं, एक्चुअली जब देखोगे आई थिंक 12th में था मोल कॉन्सेप्ट में, कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। यस, हाँ। अब आप करोगे क्या कि ऐसा सब्सटेंस ढूंढोगे जिसका मोलर मास कम हो, ठीक है, और वो गैस के फॉर्म में आता हो, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन देखो, अगर नाइट्रोजन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे जितने हैं, जैसे देखोगे कार्बन हो गया, सॉलिड के फॉर्म में होता है, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, सब सॉलिड के फॉर्म में आते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन पे भी आएंगे बाद में। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कम है और एटमॉस्फेयर में ज्यादा अमाउंट में ही पाया जाता है। तो इसको क्या करो, कोई कंपाउंड के फॉर्म में जो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, उसको स्टोर कर दो। अब वो जैसे ही N2 में कन्वर्ट होगा, गैस बनेगा, वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, वहां पे एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है कि ठीक है, बहुत लोगों को लगेगा ये पजल टाइप का, थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि नाइट्रोजन का यूज तो समझ में आया कि क्यों यूज होता है ना। ऑक्सीजन का क्यों नहीं करते, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा। हाइड्रोजन और हीलियम को क्यों नहीं करते, क्योंकि हीलियम जो होता है वो इनर्ट गैस होता है और वो अनरिएक्टिव, रिएक्ट करेगा, आपको जब करना होगा उसको स्टोर
गैस के फॉर्म में ही स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि सूफी ट्रैम टीम में मैं हीलियम हूँ, मतलब रिएक्ट नहीं करता ज्यादा। इवन 0 केल्विन पे भी बोला जाता है कि हीलियम जो होता है हाँ, उसका मोशन नहीं रुकता, वो सॉलिडिफाई नहीं करता। अच्छा। हाँ, उसमें क्वांटम मोशन चलते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह घूमते रहते हैं। तो हाई प्रेशर दोगे तब जाके हीलियम सॉलिडिफाई होता है। तो हीलियम यूज नहीं करने का पता चल गया कारण। अब आता है कि हाइड्रोजन क्यों नहीं होता, है ना? ठीक है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन कम है, दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे ओशियन में तो है ना, वाटर के फॉर्म में है, 75% वाटर है। हाँ, तो वहां पे तो हाइड्रोजन है, वहां से यूज कर लेंगे। हाइड्रोजन का मास तो नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा कम है। बहुत ही ज्यादा कम है ना? उसको सोडियम हाइड्राइड के फॉर्म में रख देते हैं कि हाइड्रोजन रिलीज होता है। अब दिक्कत क्या है हाइड्रोजन के साथ कि हाइड्रोजन जो है हाईली इन्फ्लामेबल है। अच्छा, है ना? थोड़ा सा उसको हीट दो, आग लग जाएगा। मतलब एयर बैग खुलेगा आग के साथ। थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ तुरंत आग पकड़ लेगा, तो बचाने की जगह और नहीं तो ब्लास्ट। लेकिन ये सही चीज हो सकती है अगर मान लो कोई इंसान थोड़ा, जिसको आजकल ना होता है कि गाड़ियों में एक्सीडेंट, कभी कभी लोग जानबूझ के भी ऐसे आ रहे हैं कि कोई है ठोक दिया, उसकी गाड़ियों में अगर हम ये हाइड्रोजन वाला इस्तेमाल कर ले एयर बैग, तो वो डर के मारे कम से कम ये किसी की जान नहीं लेगा। तो फिर यूज क्यों करेंगे, सामने वाला भी तो मर जाएगा ना। हाँ यार, यस। सोडियम हाइड्राइड नहीं यूज करते क्योंकि हाइड्रोजन जो है इन्फ्लामेबल है, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। ये सारे रीजन है कि नाइट्रोजन के कंपाउंड आप बहुत देखोगे जहां भी एक्सप्लोसिव के टर्म में यूज करना होता है। अब ये वर्क कैसे करता है नाइट्रोग्लाइसरीन जो है ना, इस पे आते हैं वापस से। तो उन्होंने डिटोनेटर बनाया था शायद पहले, थोड़ा सा पहले उन्होंने डिटोनेटर बना लिया था। अच्छा। अब उसमें एक लगा होता है फ्यूज। फ्यूज मतलब समझो वायर टाइप का या कुछ निकला हुआ है ना। अब वहां से आप उसको एनर्जी दोगे, वो जाएगा डिटोनेटर के पास। अब डिटोनेटर समझो कि उसको एक्टिवेट होने के बीच में एक लेयर लगा हुआ है ना, कि बिना उसको एक्टिव के डिटोनेट नहीं होगा वो। अब डिटोनेटर में होता है मर्क्यूरी फ्ल्यूमिनेट, आई थिंक, है ना, Hg ब्रैकेट में OCN ब्रैकेट क्लोज 2। अब आप समझ पा रहे हैं कि मैंने क्यों एक्सपर्ट साहब को बुलाया केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत मैं फिजिक्स आती, केमिस्ट्री का ज्ञाता। सर प्लीज यस कंटिन्यू। मर्क्यूरी फ्ल्यूमिनेट। अब बाय द वे इसके ऊपर इस पे बहुत सही सीन है ब्रेकिंग बैड में, फुलमिनेट ऑफ मर्क्यूरी। ब्रेकिंग बैड यार बेहतरीन। यस। तो वो हुआ, तो उसका काम क्या है कि वो तुरंत पहले फटेगा, जिसके कारण हाई प्रेशर क्रिएट होगा वहां पे। हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो था वहां पे, उसके पर्दे सारे खत्म, सारे नाइट्रोग्लाइसरीन आ गए एक साथ जब आ गए वहां पे होगा ब्लास्ट। वो मैं इन्होंने बीच में जब मुझे छेड़ देते ना मूवीज के नाम से, अब है तो हमारे अंदर थोड़ा एक्टर, वो मुझे डायलॉग याद आ गया ब्रेकिंग बैड का, आई एम नॉट इन डेंजर स्काइलर, आई एम द डेंजर। केमिस्ट्री जिनको पसंद है, जिनको मॉलिक्यूल से खेलना आता है, जिनको इस दुनिया के एलिमेंट से खेलना आता है, वो सही में क्या क्या चीजें बना सकते हैं वो हम देख ही रहे हैं कि चीजें उन्होंने बस एक चीज सोची कि हम क्या कर रहे हैं, उनके बीच में पर्दे डाल देते हैं और आज हम कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन कर पा रहे थे, कंट्रोल ब्लास्ट कर पा रहे थे। ये सारी बातें वाह यार। एक यहाँ पे एक चीज और है, मतलब जैसे ब्लास्ट हुआ, ठीक है, तो बहुत मतलब सुपरसोनिक स्पीड पे वहां पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है, जिसके कारण एक्सप्लोजन वगैरह वहां पे होता है। अब एक जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि उनको क्या बोला गया था, द मर्चेंट ऑफ डेथ। मर्चेंट ऑफ डेथ। अब आप खुद सोचे, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं यहाँ पे कि मैं हूँ अपने देश में, मैंने बनाया डायनामाइट से कंस्ट्रक्शन का काम करना था, है ना। अब मान लो मेरा देश कभी किसी वॉर में इन्वॉल्व हुआ, अगर वो मुझे कहें कि भाई तुमने ये डायनामाइट बनाया है, तुम हमें मतलब सप्लाई करो, हम इस देश के साथ वॉर में हैं, तो क्या मैं उसे सप्लाई नहीं करूंगा, मेरा देश वॉर में है। अब तुम सोचो इस पे सवाल। यस, ऑब्वियसली इंसान करेगा। मैं बिल्कुल सप्लाई करूंगा क्योंकि मेरे देश की बात है। बिल्कुल। अब लोग क्रिटिसाइज करने वाले हर जगह होते हैं, भले ही मेरा मोटिव गुड था, मैंने क्या किया, मैंने अपने देश के लिए वो काम किया, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म हर समय होता है ना, उसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो इसीलिए उनको क्रिटिसाइज करके बोल दिया गया क्या, द मर्चेंट ऑफ डेथ। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचो कि आप किसी देश में खुद रहते हो, आपका देश कंट्री किसी वॉर में इन्वॉल्व है, आप भी सप्लाई करो। नहीं, बात ये भी है ना, देखो फ्रांस में रहे थे और फ्रेंच न्यूज़पेपर में लिखा, बात ये ना, इंसान ना तुम्हारा तब तक इस्तेमाल करेगा जब तक, एक शायरी भी है कि जब तक मुझसे मतलब है दुनिया को, तब तक ही मुझे पूछा जा रहा है। दुनिया पे, जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। ये था इसका प्रैक्टिकल, मतलब सोचा करो जब भी ऐसा सिचुएशन है ना, इवन जब नाइट्रोजन वाला केस था, तो मैं सर्च कर रहा था कि जहां भी एक्सप्लोजन का नाम देखता, नाइट्रोजन ही क्यों यूज होता है। फिर याद आया कि इसका मोलर मास कम होता है गैसियस फॉर्म में, जो है फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन का मास कम होता है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तभी दिमाग में क्लिक हुआ कि हाइड्रोजन भी तो हो सकता था, है ना।
ठीक एटमॉस्फेयर में नहीं, वहां पे आ जाता है ओशियन में। तब आया कि अरे हाइड्रोजन तो हाईली इन्फ्लामेबल है। बिल्कुल। अब है कि हम सबने पढ़ रखा है ऑलरेडी, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब आप सोचोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये रीजन हो सकता है। इसीलिए एल्फ्रेड नोबेल, इनफैक्ट जब बहुत सवाल भी आते हैं, थोड़े आगे डिस्कस भी करेंगे कि एल्फ्रेड नोबेल ने जब नोबेल प्राइज की वो रखा कि मेरे उन्हीं की संपत्ति से लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है ना, तो उन्होंने मैथ्स को इंक्लूड नहीं किया था। अच्छा। रीजन बीइंग, बहुत लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि शायद उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो किसी मैथमेटिशियन के साथ भाग गई थी, या फिर किसी मैथमेटिशियन से वो बहुत जलते थे, गोस्ता मिताग लेफ्लर, ये तो डॉक्टर साहब नाम बोल देंगे अभी आगे, तो उनसे जलते थे कहीं वो नोबेल प्राइज ना जीत ले, इसलिए वो करे। बात है कि नोबेल ये चाहते थे कि जिनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल दुनिया को दिखे उसको प्राइज मिले। और मुझे भी नहीं लगता कि अल्फ्रेड नोबेल जो इस तरीके के इंसान ऑब्वियसली वो नहीं करेंगे, ऐसी बात है ना। इंसान ना कॉन्स्पिरेसीज में ही जीना पसंद करता है। ये तो हमारी टेंडेंसी है, इसलिए वो प्रैक्टिकल इस्तेमाल लोगों को मैथमेटिक्स का जो है, उस समय भी, अभी मैथमेटिक्स टूल बहुत बेहतरीन है, लेकिन नोबेल के हिसाब से, उनके हिसाब से और दुनिया के हिसाब से उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल दिख नहीं रहा था। फिजिक्स का दिख रहा है, मेडिसिन का दिख रहा है, लिटरेचर का दिख रहा है। खुद नोबेल जो है बहुत लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते थे, कविताएं, इनफैक्ट हम नाटक करने वाले इंसान हैं, थिएटर, एक नोबेल ने एक प्ले भी लिखा था, एल्फ्रेड नोबेल ने प्ले भी लिखा था, वो लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो नोबेल प्राइज दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है। तो ये हो गया केमिस्ट्री की बात। और कुछ आपको बताना है? एक चीज यहाँ पे और था जो एल्फ्रेड नोबेल थे, समझो 94%, मतलब किस तरीके से एक लाइन उन्हें चुभा होगा कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, यही है, ये चीजें बदलती है। सेकंड थिंग एक और इसमें कि जो अभी लोगों के मन में डाउट होता है ना कि यार पढ़ाई रिसर्च में पैसे नहीं है, है कि नहीं? अभी एक बच्चे पूछ भी रहता है कि पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं है, पैसे कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, बहुत लॉन्ग टाइम देना पड़ता है। तो समझो अल्फ्रेड नोबेल की कहानी है ना, कि जिनके पास पढ़ने तक के लिए या शुरू में पैसे नहीं थे, वो कहां से वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में गिनती होनी शुरू हो गए। तो साइंस पढ़िए, वहां पे स्कोप है, बहुत स्कोप है। रिसर्च में कितना स्कोप है, अभी अंकित साहब ने मुझे एक बार बताया था, कोई तो आप ही के दोस्त है या कोई जानने वाले जिसने शायद चिप में हल्का सा परसेंट कूलिंग किया, एक्चुअली प्रोफेसर थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मेरे कॉलेज में, तो उन्होंने इंटेल को जो फर्स्ट चिप थी ना, उसमें थोड़ा सा बस उसका हीटिंग इफेक्ट को कम कर दिया था। इसके लिए उनका वो क्या रॉयल्टी मिलती है, आज तक मिलती है, और बहुत छोटा अमाउंट है, लगभग 0.001% होगा मेरे ख्याल से। वो बहुत आपको लगता है बहुत कम है, लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत है। अमाउंट बताया था उन्होंने कि लगभग साल के पता नहीं 3-4 करोड़, 0.001% है वो, और तब जाकर साल में 4 करोड़ उनको आते हैं अभी भी। तो इसका मतलब अब मैं वेब सीरीज बनाना बंद कर दूं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बस कि ऐसा नहीं है कि पीएचडी में स्कोप नहीं है, आप रिसर्च करो, चीजें बनाओ और खुद के लिए। इसीलिए तो हम लोग ये चीजें बना रहे हैं, ताकि आप तक ये बातें पहुंचे कि देखिए हमें क्या है ना, कि हमें आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट देना है। साइंस में बहुत किस्से कहानियां हैं, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कंटेंट आएगा, साइंस को थिएटर से मिला और आप लोग जुड़ गए। एनीवेज, ये बातें होगी, अब दोबारा से डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है। बिल्कुल, तो फिर मैजिक किया जाए। मैजिक I do magic as well. एडिटर साहब, आपको समझ में आ चुका होगा क्या करना था। तो बस वीडियो हम खत्म करने जा रहे हैं, एक शायरी से खत्म करूंगा, साहिल लुधियानी साहब की एक बहुत बड़ी नज़्म थी, परछाइयाँ। मगर आपने कहा था आपके पास मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, वही मैं पूछने जा रहा था आपसे। आप एक बात बताइए, हमें जो है दुनिया में 6 नामों में 6 चीजों के लिए नोबेल प्राइज मिला जाता है। मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या लगता है कि सही में नोबेल ने मैथमेटिक्स में प्राइज इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जलते थे? यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। ये सवाल बहुतों का है, इन्होंने इतना पॉज लिया, वीडियो 10 सेकंड और लंबी कर दी। बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा बिलीव है। मैं आजकल डॉक्टर साहब से बहस करने में मजा आता है, तो इसलिए मैं आपसे बहस करने के लिए बुलाया था आपको कि ये देखिए, हमें ऐसा परसीव होता है कि शायद कोई अंदर ग्रजेस होंगे, ये होंगे, वो होंगे। ऐसा नहीं था उस समय। जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था, उस समय मैथमेटिक्स के लिए ऑलरेडी अवार्ड्स मिल रहे थे लोगों को। दूसरी बात, नोबेल साहब का मानना था कि मैथमेटिक्स सो कॉल्ड प्रैक्टिकल चीज नहीं है, जबकि मेरे हिसाब से वो गलत है। मैथमेटिक्स बहुत बड़ा पार्ट निभाती है, सब कुछ मैथमेटिक्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो नोबेल साहब की ये कहानी थी, इसको एक शायरी पे खत्म कर दूं क्या? कर दो। As it is, he can't help himself. मैं आपको इसलिए इनको बुलाया कि इन्होंने वीडियो की शुरुआत में कहीं ना कहीं बोला था कि यार इनकी थोड़ी शब्दों पे पकड़ अच्छी नहीं है, तो हम आपको थोड़ी। मैंने कब बोला? उल्टा मैंने कहा अच्छी है। मैं उर्दू पढ़ के सुनाऊंगा। तो एक रात के बज चुके हैं 1 बाय द वे। तो अब ये खत्म करते हैं वीडियो को। ये 1 बजे 1 नंबर शेर, सुफियान इरशाद।
शेर मेरा नहीं है, नज्म मेरी नहीं है, ये साहिल लुधियानवी साहब की है। ये नज्म जो है आप जरूर पढ़िएगा, इसका नाम है परछाइयाँ। ये लिखी गई है उस वक्त जब जंग हो जाती है दुनिया में। तो एक थोड़ा सा पार्ट है उसमें से मैं आपको 2-3 पार्ट सुनाता हूँ कि एक मगरिब के मुहज्जम मुल्कों से कुछ खाकी वर्दी पोश आए, इठलाते हुए मगरूर आए, लहराते हुए मदहोश आए। खामोश ज़मी के सीने में खैमों की तनाबें गड़ने लगी, मक्खन सी मुलायम राहों में बूटों की खराशें पड़ने लगी। उन जाने वाले दस्तों में गैरत भी गई, बरनाए भी, माओ के जवां बेटे भी गए, बहनों के चहीते भाई भी। उस सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब बाप की खेती छिन जाए, ममता के सुनहरे यादों की अनमोल निशानी बिकती है, मंगलसूत्र बिकता है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए, जब भाई गुजर जाए। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए, सरमाए के कहबा खानों में बहनों की जवानी बिकती है। ये नज्म जो है आप पढ़िएगा ज़रूर, इसका नाम है परछाइयाँ। ये बताती है आपको कि जंग से पहले क्या होता है, जंग के दौरान क्या होता है, जंग के बाद दुनिया क्या हो जाती है। उसमें आखिर में एक चंक आता है कि इसमें महबूबा सब प्यार मोहब्बत अलग हो जाती है, जंग के वक्त कितने लोग गुजर जाते हैं। तो उसमें एक आखिरी चंक है कि तुम आज हज़ारों मील यहाँ से दूर कहीं तन्हाई में या बज़्म तरब आराई में, मेरे सपने बुनती होगी बैठी आगोश पराई में, और मैं सीने में गम लेकर दिन रात मशक्कत करता हूँ, जीने की खातिर मरता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।